तो बजरी पत्थरों से बनी सड़कों से वन्यजीव भ्रमित हो रहे हैं। देखिए, वन्यजीव प्रेमियों का भी कहना है कि इस व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वन्यजीव ऐसा ना समझें कि उनकी टेरिटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है और वो जंगलों से बाहर ना निकलें। इसी को लेकर हमारे साथ आज तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए, गेस्ट जुड़े हुए, उनका स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे साथ मानू सिंह जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं मानू जी। मानू जी, मैं पहले आपके पास चलना चाहूंगा और जरा जानना चाहूंगा कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। क्या हमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीवों को उनकी सुरक्षा को खतरे में डालना सही है क्या मानू जी? और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या है? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि शो की जो आपने शुरुआत की बहुत अच्छे से करी और जो बिल्कुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सीधा सामने रख दिया। अब आपके सवाल पे आते हैं। जो भी नेशनल पार्क है वहां पर पर्यटन क्यों है? वहां पर पर्यटन इसलिए है क्योंकि वहां पर वन्य जीव है। यानी जो पर्यटन का मॉडल है वो किसके इर्द गिर्द पिवट कर रहा है? वो पिवट कर रहा है जानवर के इर्द गिर्द। तो अगर हमने जो जीव है उसी का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में पर्यटन कहां जाएगा? बहुत सही बात। सोचनीय बात। अब दूसरी बात, क्या ये जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर मैं चाहूं, क्या ये पूरी जो वसुंधरा है ये सिर्फ मानवों के उपयोग के लिए बनी है या ये पूरी वसुंधरा पे अधिकार उन जीवों का भी है जिनके साथ हम इसे साझा कर रहे हैं? ये इसे ही कहता हूं मैं एंथ्रोपोजेनिक ईगो। यानी हमें लगता है जो है हमारे लिए है उसका उपभोग कर ले, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो नदी हो और चाहे वो पशु पक्षी। एब्सोल्युटली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सारी प्रजातियां जो है इस अंधानुकरण में विलुप्त हो जाएंगी और हमने ला ही दिया है। 90% प्रजातियां अपने लिए संघर्ष करने के लिए बाधित हैं इस समय। तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ समय में जैसे जुरासिक पार्क बनती थी वैसे कॉर्बेट पार्क एक पिक्चर दिखाए अपने बच्चों को, देखो शेर हुआ करते थे। अब मैंने पहले भी आपके वीडियोस देखे, उसमें मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती है कि ये बात तो कॉर्बेट ने कह दी थी। आज की बात नहीं है कि सड़कों से इनका जीवन प्रभावित होता है। जब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कॉर्बेट से कही गई थी और उनका इंटरव्यू पढ़ा जाए 1939 का या 1940 का, तो वो साफ साफ बताते हैं कि क्यों कुमाऊं और गढ़वाल में ही जो है वहां आदमखोर बाघ और आदमखोर तेंदुए हैं। उनमें जो कारण दिए गए हैं उसमें एक कारण ये भी है कि ब्रिटिश सरकार तेजी से इन्हीं इलाकों में सड़क का निर्माण कर रही थी, रेल का निर्माण। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वन्य जीवों की। क्या हमारे पास वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां हैं क्या मनु जी? क्या ये नीतियां पर्यटन और आबादी के दबाव को ध्यान में रखती है? देखिए, एक तो नीतियों का ओवरहॉलिंग बहुत आवश्यक है और नीतियों के साथ साथ सामाजिक चेतना बहुत आवश्यक है। जब तक सामाजिक चेतना और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी आपको नहीं दिखेगा कि जमीन पर काम हुआ है। सरिस्का की हमने कई बार, आदरणीय सुनैन जी भी रहे हैं हमारे साथ शोज में, कई बार हमने चर्चा करी है। 64 से 64 वाइल्ड लाइफ कैमरास फेल चल रहे थे। अब रोड की बात मैं करूं तो जो समस्या होती है कि वो सिर्फ गिट्टी की सड़क पे पैर रखने की नहीं होती। समस्या, कोई भी प्रेडेटर होता है ना, उसके साथ एक समस्या होती है जिसे हम बोलते हैं प्रेडेटर फेमिलियरिटी इंस्टिंक्ट। प्रेडेटर फेमिलियरिटी इंस्टिंक्ट, जी क्या है ये? हाँ, यानी जब वो एक इलाके को समझ जाता है, एक इलाके का मतलब सिर्फ क्षेत्रफल से नहीं होता, क्योंकि टाइगर का 80 से 100 स्क्वायर किलोमीटर का, लेपर्ड का 60 से 80 स्क्वायर किलोमीटर का, बड़ा मेल की बात मैं कर रहा हूं, क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर एक तरह के पेड़ होते हैं, एक तरह के जैसे पत्थर होते हैं, इसमें सड़कों का योगदान पहले, और ये बात आज की नहीं बहुत पुरानी है, अफ्रीका में तो ये लागू भी करी है कई देशों में। अब अगर वैसी ही सड़कें जैसी अभयारण्य के बाहर हैं अंदर बनने लगेंगी तो जो प्रीडेटर्स हैं, खासकर लेपर्ड, टाइगर एंड मैं इसमें एक हर्बीवोर जो पैकिडर्म में हमारे हाथी की भी बात करूंगा, अगर वो फेमिलियराइज हो जाएंगे कि इन सड़कों पे आवागमन उनके लिए ठीक है तो वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं।
यानी अभयारण्य की सड़क को सॉफ्ट रखना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर उनके लिए ये चीज फेमिलियर हो गई कि हम बाहर भी जा सकते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि जितनी तबाही हाथी जो है वो उत्तराखंड में मचा रहे हैं, राजस्थान क्या कहते हैं, उत्तराखंड से आप जाते हैं नॉर्थ ईस्ट से, उतनी तबाही उड़ीसा में नहीं मचा रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में जो दोनों नेशनल पार्क हैं, जो बड़े नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका और सिमिफाल, दोनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो रास्ते हैं उनको अभी नहीं करा गया है। और कॉर्बेट में अच्छा रास्ता पक्का भी हो जाए तो स्पीड लिमिट जो नियम बना हुआ है, आप आज ही सरिस्का चले जाइए, होता क्या है, जहां साइटिंग हुई फोन पे फोन हुआ और सारे कैंटर्स और सारी जो जिप्सियां हैं वो 60 से 80, अभी तो गिर भी गई थी एक घटना अभी रिसेंटली हुई थी जब सरिस्का में ठोकर खा के गिर गई थी और टूरिस्ट की जान पे बनाई थी। तो ये जो सब ये बैलेंस, ये संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है कि इकोलॉजी के लिए नियमों को की धज्जियां ना उड़ाई जाए, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पनिशमेंट होना चाहिए। मैं खुल के बता रहा हूं, मैंने जानबूझकर मैं अभी सरिस्का पिछले 10 बार गया हूं पिछले 2-3 महीने में, और मैंने एक टूरिस्ट की तरह देखा है। आप बात करके देखिए, पूरी तरह वो वाइल्ड लाइफ के पीछे सिर्फ टिप्स के चक्कर में कैंटर और जिप्सी वाले किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो उनका एक तरह से जरा मनु जी बता ही दीजिए ना, इस शो के जरिए बता ही दीजिए कि किस तरह व्यवहार करते हैं वो। मैं बता रहा हूं कि जैसे ही साइटिंग होती है, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, वो बता देंगे और फिर सारे कैंटर, सारी जिप्सियां होड़ में लग जाएंगी कि सबसे पहले कौन पहुंचे और टिप हासिल करे। उसमें क्या होगा, जानवर भी फेमिलियराइज हो जाएंगे सबसे पहले। वो जो बाहर का ट्रैफिक है वो उनके लिए एक डेटरेंट होता था पहले। अच्छा। अब क्या है, उनको यहां आदत पड़ गई क्योंकि सेम स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, वो बाहर आने लगेंगे। दूसरा, हताहत, इंसान भी हताहत होगा, जानवर भी हताहत होगा। आप जब तेज उस पथ पे गाड़ी चलाएंगे तो आसपास की वेजिटेशन मतलब बिल्कुल आहत उस पे होगी, प्रभाव बिल्कुल आहत होगी।